अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब अपने आप को हरफन मौला यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स समझते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि वो किस अहलियत के हामिल हैं? क्या वो वाक़तन हरफन मौला हैं? ये अब मैं और आप तो बखूबी समझ चुके हैं, लेकिन मेरे और आपके साथ साथ अब दुनिया भी इस बात की मुतरिफ हो चली है कि जनाब खुद को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहने वाला हकीकत में मास्टर ऑफ नन है, यानी किसी लायक भी नहीं है। और ये सूरत हाल और ज़्यादा वाज़ेह होती है जब बैरून मुल्क से भी इस किस्म की वाइब्स आना शुरू हो जाएं कि पाकिस्तान का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इनफैक्ट किसी अहलियत का हामिल नहीं। मिसाल देता हूँ आपको, ज़्यादा दूर की मिसाल नहीं देता। इमरान खान साहब 4 दिन के सरकारी दौरे पर चाइना चले गए और चाइना जाने से पहले यहाँ पर एक हंगामा मचाया रखा कि जनाब चाइना जाएंगे, चाइना से वहाँ से हम जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं उनका रुख मोड़ा जाएगा और वो शहर रेशम से होती हुई पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में उतर आएंगी और यहाँ से हर किस्म की गुर्बत और महंगाई का ख़ात्मा हो जाएगा और यहाँ से चाइना से जो येन हैं वो पाकिस्तान पर बरसना शुरू हो जाएंगे और उसके नतीजे में ये जो डॉलर्स हैं जो हम दुनिया से लेने के लिए तरह तरह के मिन्नतें तरले कर रहे हैं उसका ख़ात्मा हो जाएगा और सब कुछ ओके हो जाएगा। हुआ क्या, जैसे ही जहाज़ ने पहले तो उससे पहले जो आर्टिकल छपे वो मैंने कल आपको दिखाए, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ उतरता है बीजिंग एयरपोर्ट पर तो वहीं से पता चल जाता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से गर्म जोशी नहीं है बल्कि कोल्ड शोल्डर का यानी सर्द मोरी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक असिस्टेंट मिनिस्टर आके उनका इस्तकबाल करता है और उसके बाद उनको होटल पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद किसी को नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। आज एक पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की और उनके डेलीगेशन की। पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की और उनके डेलीगेशन की, जिसकी फुटेज आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान का डेलीगेशन यूं सामने लाइन बना के बैठा हुआ है, सब ने मास्क पहने हुए हैं, सब प्रोटोकॉल्स की और एसओपीज़ की जो कोरोना एसओपीज़ की तरफ से चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई उनके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। और मीटिंग किससे हो रही है? चाइना के उस वक्त से मुलाकात, उस हाई लेवल डेलीगेशन से मुलाकात हो रही है जिससे पाकिस्तान उनको इस बात के बारे में ब्रीफिंग दे रहा है कि जो सी पैक चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर शुरू किया था उस सी पैक में इस 3 साल के दौरे इक़्तिदार में मौजूदा हुकूमत की क्या प्रोग्रेस हुई। यानी जवाब तलबी के अमल का आगाज़ हो जाता है आज ही। और दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊं कि चीन में जाने के बावजूद चीनी वफ्द ने, यानी चीन का जो सरकारी ओहदेदार थे NHS या कुछ इस किस्म का उनका नाम था, उनकी बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात नहीं हुई। बराह रास्त कोई मुलाकात नहीं हुई, वीडियो लिंक पर उनकी मुलाकात हुई है। सामने यूं पाकिस्तानी वफ्द बैठा है, उनके सामने एक टीवी स्क्रीन लगी है, उस टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है स्प्लिट मोड के अंदर मुख्तलिफ शक्लें नज़र आ रही हैं जो चाइनीज़ डेलीगेशन है और वो पाकिस्तानी हुकाम ने फ़ाइलें खोली हुई हैं और तमाम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब भी बैठे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं जनाब शौकत तरीन साहब और दीगर उनके महकमों के दीगर लोग बैठे हुए हैं और सब ने फाइलें खोली हुई हैं। और साथ सी पैक अथॉरिटी के अभी जो रिसेंटली उन्होंने चेयरमैन बनाए हैं वो बैठे हुए हैं और सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं कि जनाब हमने चाइना के साथ जो सी पैक शुरू किया था वहाँ पर हमने इसको आगे बढ़ाया। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर पोर्टल यानी प्राइम मिनिस्टर का जो अपना उनका है ट्विटर हैंडल, उसके ज़रिए इस बात का ऐलान खुद किया। प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात का इजहार उन्होंने किया कि जनाब हमने उनको ये बताया कि 3.5 साल के कड़े तरीन हालात, मुश्किल तरीन मामलात से गुजरते हुए हमने अपनी जान की बाजी लगाई है सी पैक के ऊपर काम जारी रखते हुए। पेंडेमिक आया, कोविड का पेंडेमिक, और इसके दौरान भी हमने कोशिश की कि हम सी पैक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और उसके ऊपर काम जारी रखें किसी ना किसी हद तक, लिखा उन्होंने। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको बताया कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमने किसी न किसी लेवल के ऊपर किसी न किसी तरीके से हमने ये जो सी पैक है इसके ऊपर काम जारी रखा। अब ये जो तसल्ली दी गई है उनको, अब ये मानने पर तैयार होंगे नहीं होंगे ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। और ख़ास तौर पर ये सब कुछ उस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किया जा रहा है जो खुद को एक ब्रांड समझते हैं, जो ये कहते हैं कि जनाब
जनाब मेरा जो तजर्बा है वो सबसे ज़्यादा है और हर एक मामले के ऊपर उनकी जो बसीरत है उसको किसी भी सूरत चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उनके ब्रांड से मुझे याद आया, एक सर्वे पल्स वालों ने थोड़े दिन पहले भी एक सर्वे किया था, उन्होंने आज एक और सर्वे रिपोर्ट जारी की है और ये जो प्राइम मिनिस्टर के ब्रांड होने के हवाले से ना उन्होंने भी सवाल पूछा अपने इस सर्वे से। 46% अफराद, वो तमाम अफराद जिन्होंने इस सर्वे में शिरकत की, उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप वाकई ही इमरान खान साहब को एक ब्रांड समझते हैं और क्या आप ये बात समझते हैं कि ये जो ब्रांड है ये करप्शन से पाक है। और इसके बारे में 40% अफराद का ये कहना था कि वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि इमरान खान एक ब्रांड भी है और करप्शन से पाक भी है। जबकि 19% लोगों ने, 19% पाकिस्तानियों ने इस बात से इतराफ़ किया कि इमरान खान एक ब्रांड भी है और उसके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है। यानी 46% अफराद ने इस परसेप्शन को, जो ब्रांड और करप्शन से पाक शख्सियत का जो लेबल है उसके ऊपर उन्होंने यूं करके क्रॉस लगा दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी नहीं है। अच्छा, इसी सर्वे में दो और चीज़ें भी पूछी कि वो भी मैं आपको ज़रा ब्रीफली बताता हूँ, फिर वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। इसमें पूछा गया केपीके के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से और उससे पूछा गया कि जनाब क्या ये जो केपीके के अंदर बलदियाती इंतखाबात के अंदर पीटीआई को शिकस्त हुई है, क्या इसके अंदर हुकूमत की बैड गवर्नेंस और महंगाई एक फैक्टर है या टिकटों की गलत तकसीम एक फैक्टर है। तो ये केपीके के अंदर जब ये वाले सवाल को फ्लोट किया गया तो 62% अरकान का, 62% पाकिस्तानियों का ये ख्याल था कि पीटीआई की तरफ से टिकटों की गलत तकसीम उनकी शिकस्त का सबब बनी है। जबकि 30% अफराद का ये कहना था कि करप्शन, बैड गवर्नेंस और महंगाई इमरान खान की शिकस्त का सबब बनी है। जब यही सवाल जो है मुल्क के दीगर 3 सूबों में लोगों से पूछा गया तो इसका नतीजा बिल्कुल ही उलट तौर पर सामने आया और जो 65% अफराद का ये कहना था, यानी पंजाब के, पाकिस्तान के बाकी सूबों से 65% अफराद का ये कहना था कि केपीके के इंतखाबात में शिकस्त की बुनियादी वजह इमरान खान साहब की हुकूमत की करप्शन और बैड गवर्नेंस है। और इसके अलावा इसका मतलब ये है कि मुल्क के बाकी हिस्से और केपीके के अंदर इस हवाले से कुछ फ़र्क का तजाद भी नज़र आ रहा है। फिर फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी बात हुई, बेरोज़गारी के हवाले से भी बात हुई और लूटी हुई दौलत के बारे में लोगों का 67% लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। अब ये मुल्क के अंदर मयारात अगर चल रहे हों और उस सूरत के अंदर चल रहे हों जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक खौफनाक वाक़या, वो मैंने ट्विटर पे देखा, बहुत सारी इस हवाले से भी बातें चल रही हैं कि एक जानब दहशतगर्दी का खौफनाक वाक़या हुआ हो तो इस दौरान मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर चला जाए तो ये कौन सी एक एमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। माजी के अंदर भी इमरान खान साहब से पहले भी, नवाज शरीफ साहब के टेन्योर में भी, आसिफ अली जरदारी साहब के टेन्योर में भी, उससे पहले मुशर्रफ साहब के टेन्योर में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात या कोई एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर भी गए हैं और वज़ीर आज़म अपने दौरे को मुख्तसर करके फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस भी पहुँचे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और क्लिप है जो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ईरानी हुकाम हैं, उनका एक क्लिप है, ईरान के एक नायब वज़ीर है मेरा ख्याल, उनका ये एक क्लिप इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है और इस क्लिप के अंदर ये बताया जा रहा है कि मशवरा दिया जा रहा है और उस मौके पे मशवरा दिया जा रहा है जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर हैं और चीन पाकिस्तान के अंदर सीपैक के ऊपर और ग्वादर पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उनकी तरफ से ईरानी जो हैं ओहदेदार, उनकी तरफ से ये वीडियो रिलीज़ की गई है और इसके अंदर मशवरा दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान को और चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि जनाब आप पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है और पाकिस्तान के अंदर से जो आप रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं इसका इस्तेमाल तर्क कर दें क्योंकि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। बेहतर ये है कि आप ईरान का ये जो चहार बाग का एरिया है और यहाँ पर जो मौजूद बंदरगाह है इसको इस्तेमाल करें तो इसका इस्तेमाल से आपको फ़ायदा भी होगा और आपको किसी किस्म के अमन व अमान के मसाइल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ईरान की तरफ से, ईरान के एक ओहदेदार की तरफ से ऐन उस मौके के ऊपर ये बयान जारी होना जिसके में पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर, और चूँकि वो सीपैक के रूट में भी है, और ग्वादर पोर्ट के हवाले से सवाल उठाना यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम, पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया
میڈیا, پاکستانی اداروں اور پاکستانی جو حکومت ہے اس کے لیے بھی سوچنے کے لیے بہت سارا مواد اس کے اندر موجود ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا ملکی حالات واقعتاً اس لیول پر ہیں جس کا اظہار اب پڑوسی ملک کر رہا ہے. اور یہ چہار باغ وہی علاقہ ہے جہاں سے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو پاکستان آیا تھا, اور اس کا جو پاسپورٹ اور جو جعلی سارا کچھ اسی ایریے کا تھا. خیر, دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال اسٹریٹجکلی اس وقت اتنی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں مشکل ہے کہ جس کو سے عہدہ برا ہونا بڑا ضروری ہے. پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں, اور ان حالات سے باہر نکلنا ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ جو ٹیگنگ ہے, جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی گفتگو کے آغاز میں, ماسٹر جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن, اس قسم کی جو ٹیگ لائنز ہیں اس سے پاکستان کے وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کے اراکین کو بچنا چاہیے. اب اگر ہم دیکھیں حکومت کے لیے سب سے زیادہ چیز کون سی ضرورت ہے, اس کی رٹ ضروری ہے, سپریمیسی آف لا ضروری ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ضروری ہے. جب پرائم منسٹر خود اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھے گا جو قانون کو توڑنے میں, قانون کا مذاق اڑانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے, تو پھر ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, پھر جیک آف آل ٹریڈز نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے نیچے ہر طرف قانون پامال ہوگا, اور جب قانون پامال ہوگا تو سوال اٹھیں گے. مثال دیتا ہوں آپ کو اس حوالے سے بھی چھوٹی. ابھی ریسنٹلی علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر 4 مرتبہ اب جو کے پی کے ہے, اور خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان جہاں پر ابھی بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں, اس ایریے کے اندر الیکشن قواعد کی خلاف ورزی کا ان کو مرتکب بھی پایا گیا, ان کو نوٹسز بھی جاری ہوئے, لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کسی نوٹس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا, اور آخر کار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہیں ضلع بدر کرنے کا حکم جاری کرنا پڑا. اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب میری سسٹر کی شادی ہے, میری ہمشیرہ کی شادی ہے, مجھے ضلع بدر نہ کیا جائے, میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اب ضابطۂ اخلاق پر بہت اچھے طریقے سے عمل کروں گا. یہ ایسا بالکل نہ کرتے علی امین گنڈا پور صاحب. اگر عمران خان صاحب نے جس وقت الیکشن کمیشن, آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو فوری طور پر آزاد کشمیر چھوڑنے کا حکم دیا تھا جب وہاں پر الیکشنز ہو رہے تھے, عمران خان صاحب خود انہیں اپنے ساتھ اس خلاف ورزی کے بعد جب وہ نکل آئے تو اگلے ہی گھنٹے میں ان کو اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر واپس آزاد کشمیر نہ لے کے جاتے, قانون پر الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کو واپس اسلام آباد جانے کا حکم دیتے, تو علی امین گنڈا پور اور ان جیسے کسی اور شخصیت کو اس بارے میں کرنے کی جرت نہ ہوتی کہ وہ دوبارہ کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرے. لیکن چونکہ اس وقت خود پی ٹی آئی کے اندر ایک بحرانی کیفیت موجود ہے, اور اس بحرانی کیفیت کے اندر ہر کوئی اپنے لیے کوئی اپنے قد کے مطابق کوئی نہ کوئی کام کیے جا رہا ہے, لہٰذا اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ سچویشن ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب کے پی کے بعد اب پنجاب کے اندر بھی الیکشنز ہونے والے ہیں, اور اس ساری صورتحال میں علی امین گنڈا پور کا معاملہ لگا ہوا ہے, وہ جو کے پی کے منسٹر ہیں جن کو بھی نااہل کیا ان کا معاملہ لگا ہے. فیصل ووڈا صاحب کا کیس گزشتہ 2 مہینے سے فیصلے محفوظ ہونے کے بعد منتظر ہے کہ کب فیصلہ آئے. فارن فنڈنگ کیس ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پینڈنگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر بھی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جہاں پر غیر منتخب افراد کو بھی, یعنی ٹکٹ ہولڈر منتخب نہیں ہے, غیر منتخب افراد کے لیے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے 5 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جہاں پر ٹاپ لیول سے قانون کی بالادستی اور اہم ترین احکامات کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے. تو اس کے نتیجے میں جو نیچے کی طرف جو ٹرکل ڈاؤن اس کے ایفیکٹس آئیں گے وہ یہی آئیں گے کہ کوئی بھی طاقتور اور خاص طور پر حکمران طبقے کا وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کو یقینی نہیں سمجھے گا, اور پھر اس کی خلاف ورزی کے عمل کا آغاز ہوگا جو ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. لیکن اس سارے معاملات کے اوپر کہیں نہ کہیں ہمیں روک لگانا ضروری ہوگی, کیونکہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے رولنگ سٹون کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتا ہے, لڑکتے لڑکتے نیچے آ جاتا ہے اور آخر کار اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے, یعنی کہ اس کی انتہائی حد سے بھی آگے نکل جاتا ہے, تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہونے جا رہا ہے. خارجی سطح پر جہاں پر ہم ایک اہم ملک کے دورے پر ہیں وہاں پر ہمیں ورچوئل ملاقاتوں پہ ٹرخایا جا رہا ہے, اندرون ملک ہم خود قانون پر عمل درآمد کرنے پر راضی نہیں ہیں. ایک جانب
پولیٹیکل انریسٹ ہے، دوسری جانب فزیکلی تھریٹس موجود ہیں، ایسی صورتحال سے سمجھداری سے نکلنا ضروری ہے، اور اس کے لیے جیک آف آل ٹریڈز ہونا یقینی طور پر بہت ضروری ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔